वंदे मातरम। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांशतः जो जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर करती है। तो इसी चीज़ को लेकर सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ लाई गई ताकि जो यहाँ के किसान हैं, जो यहाँ के खेतिहर परिवार है, वह आत्मनिर्भर हो जाए। तो आज हम सभी उन सभी क्रांतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो अभी तक सरकार लाई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हरित क्रांति आई हुई थी हमारे देश में। उस समय अनाज की बहुत कमी हुई थी, तो उस समय हरित क्रांति आई और उसमें क्या हुआ कि गेहूं और धान की पैदावार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और जिसके वजह से हमारा जो देश है वह खाद्य संपन्न हो गया, यानी कि इसके पास भी गेहूं और धान की पैदावार होने लगी। तो हरित क्रांति के जो पिता हैं उनको किसको कहा जाता है? तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। लेकिन अगर हम विश्व में बात करें, पूरे विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो जाता है वह नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। श्वेत क्रांति जो है वह दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि दूध उत्पादन की प्रचुर मात्रा बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति हुई। इसकी शुरुआत 1964 और 65 में हुई, जिसे आगे चलकर यानी कि दूध क्रांति को आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड कहा गया। यानी कि कोई पूछ दे कि ऑपरेशन फ्लड क्या है तो आप बता सकते हैं कि दूध उत्पादन के लिए जो क्रांति की गई थी उसी को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। यानी कि श्वेत क्रांति का हम दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जान सकते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, यानी नीली क्रांति जो है वह मछली पालन से संबंधित है। यानी मछली पालन के लिए जो क्रांति किया गया था, जो एक तरह का योजना चलाया गया था जिससे मछलियों का उत्पादन ज़्यादा हुआ, उसे हम नीली क्रांति कहते हैं। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली उत्पादन हुआ था। 2013-14 में 95.8 लाख टन मछली उत्पादन हुआ था और भारत जो है विश्व का दूसरी मछली उत्पादक देश बन गया था। पीली क्रांति का तात्पर्य खाद्य तेलों से है, यानी कि जो भी खाद्य तेल हैं उनमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत हुई। यानी कि 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था और आत्मनिर्भर बना। लेकिन अभी अगर फ़िलहाल की बात करें तो फ़िलहाल में भारत जो है वह मात्र 30% ही उत्पादन कर पा रहा है और बाकी चीज़ों के लिए, बाकी तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर निर्भर है। इसी कारण अभी भारत में तेल की जो खाद्य तेलों की मांग रेट है वह ज़्यादा बढ़ चुका है। आगे देखते हैं गुलाबी क्रांति। प्याज और झींगा मछली का उत्पादन के लिए जो क्रांति की गई थी, यानी जो योजना लाई गई थी, उसको हम गुलाबी क्रांति कहते हैं। और प्याज और झींगा में जो है गुलाबी क्रांति से संबंधित है। लेकिन भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक गुलाबी क्रांति के बाद बन गया। गुलाबी क्रांति के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश बन गया। एक है धूसर क्रांति, जिसको ग्रे क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। धूसर क्रांति को ग्रे क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और यानी कि यह ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हुई। कब? धूसर क्रांति के बाद। धूसर क्रांति के बाद अपने देश भारत में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हुई। रजत क्रांति क्या है? तो अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से संबंधित क्रांति है। यानी अंडा एवं मुर्गी उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए जो क्रांति लाई गई उसको रजत क्रांति कहते हैं। और आंध्र प्रदेश जो है वह सबसे बड़ा उत्पादक है रजत क्रांति का। अगला है सुनहरी क्रांति। बागवानी उत्पादन, यानी बागवानी उत्पादन के लिए जो क्रांति हुई उसको हम सुनहरी क्रांति कहते हैं। और यह जो बागवानी है वह हमारे देश के जीडीपी में 31% का योगदान देता है और इसमें सब्जी एवं फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पूरे विश्व में भारत का सब्जी एवं फल उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि अगर जीडीपी
बागवानी का जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है, तो 31%, ठीक है। और बागवानी में ज़्यादातर सेब उत्पादन पर ही जोर दिया गया। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे सरकार ने यह सोचा कि क्रांतियाँ पर क्रांतियाँ आ रही हैं, पर अगर यह लगातार नहीं चली तो फिर कोई उसका औचित्य नहीं बनता है। इसलिए उसने क्या किया, इंद्रधनुषी क्रांति लिया, यानी कृषि नीति 2000 लागू किया, जिसके तहत यह कहा गया कि सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना है। यानी कि जितनी भी क्रांतियाँ अभी तक हुई देश में कृषि के क्षेत्र में, उनको सभी को एक साथ लेकर चलना है। यह इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत कहा गया, जो कब हुआ, 2000 में लागू हुआ। कृषि नीति 2000 के द्वारा इसको लागू किया गया। अगला है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति यानी मिट्टी को उर्वर बनाना, किसानों को लोन और कृषि शोध बढ़ाना। कृषि शोध मतलब हुआ कि वैसे बीज या वैसे खेती के लिए तरह तरह का प्रयोग जिससे अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो सके, और किसानों को लोन देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई, तथा मिट्टी को उर्वर बनाकर उससे ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश की गई सदाबहार क्रांति के अंतर्गत। अगला है गोल क्रांति। आलू के उत्पादन को हम गोल क्रांति कहते हैं, यानी कि आलू के उत्पादन, पहले आलू के उत्पादन जो कम होती थी तो सरकार ने गोल क्रांति लाई, और जिसके वजह से क्या हुआ, चीन के बाद दूसरा आलू उत्पादक भारत बन गया। चीन के बाद दूसरा आलू उत्पादक भारत बन गया। यहाँ पे जो श्वेत क्रांति है उसके जो जनक हैं यानी कि फादर हैं, वह वर्गीज कुरियन हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था दूध उत्पादन के क्षेत्र में, और इसीलिए उनको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और नीली क्रांति का जनक जो है वह अरुण कृष्णन है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है और यह सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।